16 दिसंबर यानी आज ही के दिन इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि आज तक इस पूरी दुनिया में इतनी बुरी तरीके से कोई भी आर्मी नहीं हारी है। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। जी हाँ, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हार मान ली थी। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए थे, अपने बैजेस निकाल दिए थे। दे वर रेडी टू बी टेकन एज हॉस्टेजेस। और तो और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया था। ऐसा नहीं है कि आज तक इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई है। इंडिया और पाकिस्तान की टोटल अब तक 3 लड़ाइयां हुई है और तीनों में नो डाउट इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी है। पर यह लड़ाई इतनी फेमस क्यों है? ये लड़ाई इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और हर एक इंडियन सोल्जर्स ने ये तय कर लिया था कि वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे और एक टुकड़े को बांग्लादेश बना देंगे। जानते हैं कि कैसे राजस्थान में लोंगेवाला में 120 इंडियन सोल्जर्स ने पाकिस्तानियों की हजारों की सेना को रोक दिया और कैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने यूएस सप्लाइड एयरक्राफ्ट और नेवल शिप को मार गिराया। कैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और कैसे हमारे इंडियन सोल्जर्स ने 1971 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब उस पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का प्रेजेंट बांग्लादेश है और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का प्रेजेंट पाकिस्तान है। अगर कोई भी एक बच्चा भी मैप देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब में। और ऐसा था भी। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी थी तो ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली स्पीकिंग मेजॉरिटी थी। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? ईस्ट पाकिस्तान में तो मुस्लिम पॉपुलेशन थी तो फिर वहां पे बंगाली स्पीकिंग मेजॉरिटी, हाउ इज इट पॉसिबल? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया के किसी भी कोने में कल्चर हमेशा रिलीजन से बड़ा होता है। अगर आप कहीं पे 100 सालों से रह रहे हैं, आपकी पुश्ते, आपकी परिवार है, सब वहां रह रही है, तो जो वहां का कल्चर है ना वो आपके रहन सहन में आ ही जाएगा। अब ये वेस्ट पाकिस्तान से देखा नहीं गया क्योंकि अगर आप अपने आप को थोड़ा रिवाइंड करोगे और सोचोगे तो वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो पाकिस्तान कंट्री है वो बना ही क्यों था? पाकिस्तान कंट्री एक इस्लामिक नेशन था इसलिए बना था। उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते इसलिए हमें एक नया देश चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना तो 2 नेशन थ्योरी, यही थी ना 2 नेशन थ्योरी। तो वेस्ट पाकिस्तान से देखा नहीं गया कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान में लोग उर्दू नहीं बोल रहे हैं। अब वेस्ट पाकिस्तान वालों ने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया ईस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट। वहाँ के जो भी स्कूल के पेपर वर्क थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, वहाँ की जो लैंग्वेज थी, सबको कंपलसरी करके उर्दू रख दिया। आप मान लीजिए कि मोदी जी रात में 8 बजे टीवी पे आते हैं और वो बोलते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हिंदी बोलना इंडिया में अलाउड ही नहीं है, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी और हिंदू धर्म नहीं चलेगा, आपको क्रिश्चियनिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चलेगा? पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। सेम ईस्ट पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, हर जगह प्रोटेस्ट हो जाते हैं। और वहां पे एक पार्टी थी अवामी लीग जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। जो शेख मुजीबुर रहमान थे तो जब इलेक्शन होता है तो वो ईस्ट पाकिस्तान से जीत जाते हैं। फिर वो 7 मार्च 1970 में एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बांग्लादेश को हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। अब ये सुन के वेस्ट पाकिस्तान वाले बोलते हैं, भाई मजाक चल रहा है क्या? इतनी मुश्किल से तो इंडिया से हम अलग हुए हैं, अब तुमको एक और नया देश दे दे। तो वेस्ट पाकिस्तान वाले पूरी आर्मी लेके ईस्ट पाकिस्तान में घुस जाते हैं और वहां पे उनकी आर्मी इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन करती है, इतना सारा वॉयलेंस करती है। सबसे पहले तो वो शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डलवा देती है। उसके बाद वो आर्मी ऐसा कुछ करती है जो किसी भी आर्मी से एक्सपेक्टेड नहीं था। वहां पे 30 लाख मर्डर्स किए जाते हैं, 2 लाख वुमेन्स का रेप किया जाता है और तो और इतने हीनियस क्राइम किए जाते हैं सिविलियंस के साथ, वुमेन्स के साथ कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब अगर आप मान लीजिए जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जिसका काम है हमें बचाना, वही आके हम पे वॉयलेंस करने लग जाए तो हम क्या करेंगे? तो उस समय के जो भी ईस्ट पाकिस्तान के जो भी लोग थे वो सारे इंडिया में एज अ रेफ्यूजी बन के आने लगते हैं
और वहां पे एक रेबेलियन ग्रुप भी बनने लग गया था जो कि था मुक्ति वाहिनी, वो भी इंडिया से हेल्प मांगने लग गया था। अब ये सब तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी बन गया कि इतने सारे लोग आपके देश में आ रहे हैं एज अ रेफ्यूजी बन के, और तो और आपके नेबर्स में इतना बुरा माहौल है, आपस में सब लड़ रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना एज अ प्राइम मिनिस्टर आपको। तो इंदिरा गांधी जाती है उस समय सैम मानेकशॉ के पास, जनरल सैम मानेकशॉ के पास, और उनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक काम करते हैं, सीधा पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। तो सैम मानेकशॉ बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जरा रुकिए, अभी अप्रैल का मंथ है, अप्रैल में वहां पे बारिश हो रही होगी, और उस समय इंडियन सोल्जर्स बारिश वाली कंडीशंस में लड़ने में उतने प्रोफिशिएंट नहीं थे। तो सैम मानेकशॉ बोलते हैं कि आप हमें 5 से 6 महीने का टाइम दीजिए, तब तक आप अपनी प्राइम मिनिस्टर वाली ड्यूटी करिए और मैं अपनी जनरल वाली ड्यूटी करता हूं। तो उस समय सैम मानेकशॉ साथ साथ इंडियन आर्मी को ट्रेन करते हैं, उसके साथ वो बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी ग्रो हो रही थी उसकी भी हेल्प करते हैं। अब ऐसे करते करते 5-6 महीने हो जाते हैं। फिर आता है 3 दिसंबर। अब 3 दिसंबर को पता नहीं पाकिस्तान को क्या चुल मची और उन्होंने की सबसे बड़ी गलती। अब हो क्या रहा था इन 6 महीनों में, जो इंडियन आर्मी थी वो अपने सारे फोर्सेस को डिप्लॉय कर रही थी ईस्ट पाकिस्तान की साइड कि अगर वॉर हुई तो हमें फोर्सेस चाहिए, और तो वेस्ट साइड से यानी वेस्ट पाकिस्तान के साइड से इंडियन आर्मी ने फोर्सेस हटा लिए थे। मतलब बेसिकली वहां पे हमने डिफेंसिव रखा था और यहाँ पे ऑफेंसिव रखा था। पर पाकिस्तान वालों को लगा कि भाई इंडिया तो वेस्ट के साइड से कमजोर है, यहाँ पे तो इंडिया के पास फोर्सेस है ही नहीं, एक काम करते हैं यहाँ से घुस के हम ही पहले अटैक कर देते हैं, इससे पहले इंडिया अटैक करे। और ये पाकिस्तान ने जो किया इसको देख के इंडिया बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब तो इंडिया को यूनाइटेड नेशन में कोई जवाब भी नहीं देना पड़ता कि आप जाके दूसरे कंट्री पे क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि पहले अटैक तो पाकिस्तान ने किया। और 3 दिसंबर को पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट घुस जाते हैं इंडिया में और बहुत सारे एयर बेसिस पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो आगरा तक पहुंच चुके थे। आगरा प्राइम मिनिस्टर हाउस से बस 180 किलोमीटर दूर है। अब इसको देख के इंडिया भी रिटेलिएट करती है, इंडियन एयरफोर्स भी अपने फाइटर जेट्स को भेजती है। इसके साथ रात में 3 दिसंबर को पाकिस्तान वालों को पता चलता है कि राजस्थान में लोंगेवाला में 120 इंडियन सोल्जर्स है जो कि एक पोस्ट को गार्ड कर रहे हैं। अब पाकिस्तान सोचती है तो बहुत अच्छा मौका है, चलो घुस के मार दिया जाए। तो पाकिस्तान वहां का जो जनरल था ब्रिगेडियर तारिक, वो बहुत सारी आर्मी लेके घुस जाता है। अब वो बहुत सारी आर्मी लेके घुस जाता है, हजारों की आर्मी लेके घुसता है, टैंक बंदूक सब लेके आ जाता है। और इंडियन आर्मी कितनी थी? 120। लेकिन वहां का जो मेजर था, मेजर कुलदीप सिंह, वो थे अपने पंजाब दे शेर। अब पंजाबियों का तो आपको पता ही है, 1.25 लाख से कम वो सोचते नहीं है। गीदड़ नू मैं शेर बनावा, चिड़िया नू मैं बाग लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तभी गुरु गोबिंद सिंह जी नाम रखावा। तो ये करते वो 120 सोल्जर्स अपना दिमाग लगाते हैं। अब उन्हें 120 सोल्जर्स के पास 3 माइंस थी। माइंस मतलब समझते हैं? माइंस मतलब अगर आप जो भी बैटल फील्ड है वहां पे रख देंगे और अगर उन पे कोई स्टेप अप कर देगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब जो वो 120 सोल्जर्स थे वो क्या करते हैं, उन 3 माइंस को टिफिन के साथ मिला देते हैं और माइंस बिछा देते हैं। जैसे ही पहला पाकिस्तान का टैंक आता है फट जाता है, दूसरा पाकिस्तान का टैंक आता है वो भी फट जाता है। अब तीसरे बारी तक पाकिस्तान वालों की फट जाती है। उसके बाद पाकिस्तान वाले 6 घंटा लेके वो सारे माइंस को धीरे धीरे करके उठाते हैं। अब इंडियन सोल्जर्स को ये बात पता थी कि हमें बस सुबह तक रुकना है, सुबह तक हमारे एयरफोर्स वाले भाई आके हमें बचा लेंगे। तो ऐसा ही होता है। अब ये 6 घंटे बाद पाकिस्तान वाले बैल बुद्धि को रियलाइज होता है कि अरे ये माइंस नहीं है तो टिफिन है। तो उसके बाद पाकिस्तान वाले पूरी फोर्स के साथ घुस जाते हैं इंडिया पे अटैक करने। पर उन 6 घंटों में इंडियन आर्मी क्या करती है, एक सर्कुलर फॉर्मेशन बना देती है और ट्रेंचेस होते हैं वहां पे। तो उन ट्रेंचेस में बैठ के चारों तरफ से गोलियां चलाने लग जाती है। अब पाकिस्तान वालों को बीच में लगता है कि कोई ये मिस इन्फॉर्मेशन थी क्या, 120 तो हो ही नहीं सकते, तो बहुत ज्यादा है। और रात भर गोली चलती है, सुबह होती है, एयरफोर्स आती है, एयरफोर्स अपना काम करती है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स मिलके पाकिस्तान वालों का ये हाल करते हैं। 3 दिसंबर को जो लड़ाई पाकिस्तान स्टार्ट करती है, 4 दिसंबर की शाम तक ये हाल होता है। अब इसको देख के इंडियन नेवी बोलती है कि मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी तो कुछ मौका दो। तो फिर इंडियन नेवी को इंडिया भेजती है कराची में बमबार्डी करने। इंडियन नेवी जाती है कराची में, पूरा बॉम्ब उनके पोर्ट्स को तबाह करके वापस आ जाती है। पाकिस्तान को पता चल गया था कि वो ये वॉर हारने वाली है, तब बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान यूज करती है पीएनएस गाजी। पीएनएस मतलब पाकिस्तान नेवल शिप। अब पीएनएस गाजी को यूएसए ने गिफ्ट किया था पाकिस्तान को। तो पीएनएस गाजी थी वो बहुत बड़ी सबमरीन थी, मतलब सबमरीन बोले तो पनडुब्बी थी, और तो और वो टेक्नोलॉजी के टर्म्स भी बहुत आगे थी।
तो पीएनएस गाजी को बोला जाता है कि तुम ऐसे घूम के जाओ और यहाँ पे जो आईएनएस विक्रांत है ना, इसको मारो। जो आईएनएस विक्रांत था वो इंडिया का सबसे पावरफुल नेवल शिप था, मतलब सबसे बड़ा शिप था और सबसे ज्यादा पावरफुल शिप था। वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान साइड इंडियन एयरफोर्स की हेल्प कर रहा था। वो बेसिकली उसमें एक एयर स्ट्रिप भी था जहां से प्लेन उड़ के जाके ईस्ट पाकिस्तान में ऑफकोर्स आर्मी की हेल्प कर रही थी, क्योंकि तीनों तो मिलकर लड़ते हैं ना आपस में। तो फिर ऐसे ही हुआ, तो पाकिस्तान की नेवल शिप जो थी गाजी वैसे घूम के जा रही थी मारने। अब ये बात इंडिया वालों को पता चल गई कि पीएनएस गाजी आ रहा है। अब पीएनएस गाजी को एक शिप मार सकता था जो कि था आईएनएस राजपूत, पर जो आईएनएस राजपूत था वो उस समय अंडर मेंटेनेंस था। वो विशाखापट्टनम वाले पोर्ट पे उसका इंजन ठीक हो रहा था। तो अब इंडियन वालों ने सोचा कि हम क्या करें। अब जो इंडियन आर्मी है ना और जो इंडियन फोर्सेज है वो बल के मामले में दिमाग से भी उतनी शातिर है। तो इंडियन फोर्सेस ने सोचा कि कोई ना कोई पाकिस्तान का इनकॉम्पिटेंट एजेंट तो बैठा ही होगा। तो उन्होंने एक रूमर फैला दिया कि जो आईएनएस विक्रांत है ना वो उस पोजीशन को छोड़ के विशाखापट्टनम आ रहा है। अब उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे रूमर फैलाया। सबसे पहले तो जो भी आईएनएस विक्रांत पे अपने सोल्जर्स थे उनको बोला कि अपने घर पे फोन करके बोल दो कि हमारी छुट्टी होने वाली है, हम वापस आ रहे हैं। उसके साथ उस जगह के जो भी मछुआरे थे उन्हें बोला कि ये जगह खाली कर दो, एक बहुत बड़ा जहाज आने वाला है। और तो वहां पे 6 महीने का राशन भी मंगा लिया। अब ये चीज पहुंच गई पाकिस्तान वालों के पास और जो पाकिस्तान का शिप आईएनएस विक्रांत तक जो पहुंच गया था वो घूम के वापस आता है विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में कौन था? भले ही घायल शेर हो, पर जैसा कि हम जानते हैं घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। तो एक टूटे हुए जहाज, एक टूटे हुए आईएनएस राजपूत से हमने पाकिस्तान की सबसे पावरफुल शिप को मार गिराया। अब जैसे ही पीएनएस गाजी डूबता है और वो गिर जाता है ना, उसके बाद यूएसए वाले पागल हो जाते हैं। अब यूएसए वाले बोलते हैं कि यार हमारा गिफ्ट किया वो शिप तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब पाकिस्तान को भी समझ नहीं आता है, उसके तो सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके थे। तो वो चला जाता है यूएसए के पास हेल्प मांगने। यूएसए के पास जाता है हेल्प मांगने, फिर यूके के पास भी जाता है हेल्प मांगने। अब यूएसए क्या करती है ना, वो अपनी 7th फ्लीट, उनकी उस समय की नेवी की बहुत पावरफुल शिप को भेज देती है न्यूक्लियर वेपन डाल के। साथ साथ यूके भी ईगल भेज देता है। ये दोनों आ जाती है अपने आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसको देख के घबरा जाती है कि क्या किया जाए। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर सोचती है कि जो 6 महीने मुझे जनरल मानेकशॉ ने बोला था कि मैम आप जाके अपने फॉरेन रिलेशनशिप्स बनाइए, तो उसमें मैंने एक रशियन ट्रीटी साइन की थी। तो इंडिया चली जाती है रशिया के पास और रशिया भेजती है वहां से अपनी 40 फ्लीट, उनकी और बड़ी जहाजों की फ्लीट्स, उसमें भी होते हैं न्यूक्लियर वेपन। और रशिया बोलती है कि अटैक ऑन इंडिया वुड बी अटैक ऑन अस। तो इसको देख के यूएसए और यूके दोनों पीछे हट जाती है। जब पाकिस्तान के सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो इंडिया एक और बॉम्ब फोड़ता है पाकिस्तान पे। 5000 इंडियन सोल्जर्स को ईस्ट पाकिस्तान में एयर ड्रॉप कराया जाता है। क्या सही में 5000 सोल्जर्स को एयर ड्रॉप कराया गया था? जी नहीं, ऐसा बीबीसी न्यूज छाप देती है। अब जब बीबीसी न्यूज ये प्रिंट करती है तो ये इंडिया के फेवर में यूज हो जाता है, क्योंकि इसको पढ़ के पाकिस्तानी वाले डर जाते हैं। अब ऐसा नहीं था कि इंडिया ने कुछ भी एयर ड्रॉप नहीं कराया था। इंडिया ने एयर ड्रॉप कराया था, पर 5000 सोल्जर्स नहीं थे, उसमें कुछ सोल्जर्स भी थे तो कुछ पपेट्स भी थे। अब पाकिस्तान वाले डर जाते हैं इसको देख के। इंडिया वाले एक कंडीशन रखते हैं पाकिस्तानियों के सामने कि या तो आप अभी के अभी इस पाकिस्तान छोड़ो, सरेंडर करो, वरना हम अपने अटैक की इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ा देंगे। हमारी नेवी उधर कराची में पहुंची हुई है, हम आर्मी को भी लाहौर तक भेज देंगे और एयरफोर्स तो दोनों का साथ दे ही देगी। तो अब ये सुन के पाकिस्तान वाले सब कांप जाते हैं और वो पाकिस्तान पब्लिकली इंडिया के सामने सरेंडर करती है। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने हार मानते हैं, अपने हथियार फेंक देते हैं। उस समय के जो जनरल थे वो 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के वापस दिल्ली लेके आते हैं। तो ये थी विजय दिवस की कहानी कि कैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने जो वॉर 3 दिसंबर को खुद पाकिस्तान ने स्टार्ट की थी, उसको सिर्फ और सिर्फ 13 दिन में, यानी 16 दिसंबर आज ही के दिन खत्म कर दिया। और जैसे ही वॉर खत्म होती है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रेडियो पे अनाउंस करती है कि ढाका इज द इंडिपेंडेंट कैपिटल ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री दैट इज बांग्लादेश। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।